स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट स्टोरेज जो अब विंडोज़ में आने वाला है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये वीडियो गेम की दुनिया से लेना देना है इसका। तो प्रॉब्लम क्या है जो इस तरह के टेक्नोलॉजी को मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है विंडोज़ में। तो साहब ये समझिए कि गेम वर्ल्ड जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी बड़ा हो रहा है। और ये तो मैं इस इंडस्ट्री में काम भी कर चुका हूँ। तो आपको एग्जांपल तौर पे कहूँ, जैसे मैं बचपन में आईजीआई गेम खेलता था। तो आईजीआई का जो मेन स्टेज का डिटेल था, जब मैं जॉब करने पे आ रहा था उस तरह के डिटेल हम लोग बैकग्राउंड में डाल रहे थे, यानी जहाँ कैरेक्टर जाएगा भी नहीं वहाँ उतने ट्रायंगल्स उतने टेक्सचर्स इस्तेमाल कर रहे थे। तो बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगा मतलब गेम वर्ल्ड। और गेम का टोटल साइज जो आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और प्लस ये बात ध्यान रखें कि जो भी आप गेम देख रहे हैं वो कंप्रेस्ड है। तो यानी जब वो डीकम्प्रेस किया जा रहा है रियल टाइम में तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब ग्रैंड टोटल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो 100 GB आजकल तो बहुत छोटा गेम माना जाता है कि अगर आप 100 के अंदर अट रहे हो तो बहुत छोटा है। ट्रिपल ए बहुत सारे हैं जो 200 को टच कर रहे हैं। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि गेम बहुत बड़ा हो जा रहा है। और इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि गेम में एसेट लोडिंग का काम बहुत धीमा होता है। तो इससे गेम डिज़ाइन लिमिटेड हो जाता है। तो गेम डिज़ाइन लिमिटेड होने का मतलब होता है कि ऊट पटांग चीज़ करके आप ये करते हो कि प्लेयर को पता नहीं चले कि गेम में आप गेम लोडिंग कर रहे हो। जैसे कि ये ड्यूस एक्स मैनकाइंड डिवाइडेड का था। ये मतलब इसी से सब लोग कुछ ज़्यादा परेशान हुए, कारण ये था गेम बहुत खराब से ऑप्टिमाइज था। तो मतलब इस तरह का सीन आपको करीब करीब 4-5 मिनट पर स्टेजेस जब आप चेंज करो तब तक लग सकता था। ये मतलब बहुत सारे गेम में कोई ना कोई सीन दे दिया जाता है ताकि आपको लोडिंग बार ना दिखाया जाए। वो सबको समझ में आया कि लोडिंग बार किसी को नहीं पसंद आता। तो और बहुत बार गेम ये करता है कि मतलब लाइव लोडिंग कर सकता है, यानी कि आपको बिल्डिंग में दिखा रहे हैं तो बिल्डिंग का फ्लोर बाय फ्लोर उसको लोड करना है। तो एलिवेटर में आपको जब वो धीरे से चलाएगा, एलिवेटर में ऐसा कर देगा ताकि वो मतलब आपको बहुत टाइम लग रहा है एलिवेटर में ट्रैवल करने में, बाद में हाँ भाई ठीक है अब हो गया। तो ऐसे बहुत सारा गेम में हम लोग छिड़खानी करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी आप मतलब समझ रहे बहुत सारा प्लानिटरी का दिखाना चाह रहे हैं, सबका सब प्लेनेट आपका मेमोरी में लोड नहीं हो सकता और वो इतना जल्दी स्वैप नहीं किया जा सकता कि वो मतलब आपको ग्लिच ना करने लगे। तो इस कारण से आपको लोडिंग देना ही पड़ता है। तो ये एक समस्या बन जाता है गेम की दुनिया में। आज के टाइम में एक लिमिटेशन है कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कहेंगे अगर फार क्राई 3 आप खेलोगे, जो मेरा काफ़ी फेवरेट गेम था, जब भी आप दरवाजा खोलते थे मतलब पूरा गेम रुक जाता था दरवाजा खोलने में, मतलब इसका वॉच टावर का दरवाजा खोलने में। कारण था कि वो गेम लोड करता था इनसाइड का एसेट। और इसीलिए आपको सारा चीज़ थोड़ा देर के फ्रीज होगा कि जब भी आप दरवाजा खोल रहे हो, क्योंकि वो सीधे लोड ही नहीं करता था सारा एसेट एक साथ। तो ये एक समस्या है। और इससे अब हम लोग ज़्यादा बड़ा गेम नहीं बना पा रहे, क्योंकि अब ये चोक पॉइंट जैसा बन गया कि ज़्यादा कुछ हम लोग कर ही नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं ना, आप उतने ही फास्ट रहते हो जो आपका स्लोएस्ट लिंक है। स्लोएस्ट लिंक अब मेमोरी बन गया है, यानी कि स्टोरेज में ही उतना पावर नहीं है कि ये काम कर सके। तो समस्या आ कहाँ से रहा है? मैं कह रहा हूँ स्टोरेज में लिमिट है, लेकिन स्टोरेज तो बहुत डेवलप हो रहा है। हम लोग सेटा से स्टार्ट किए थे, सेटा वन मतलब पेटा से स्टार्ट किए, फिर सेटा में गए, सेटा वन, सेटा टू, सेटा थ्री पे आ गए, फिर एनवीएमई में आ गए। एनवीएमई मतलब अभी समझिए आराम से आपको 4 से 5 GB पर सेकंड तक का जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डेटा पाइपलाइन आउटडेटेड है, यानी कि जिस आर्किटेक्चर पे ये सब सिस्टम लिखा गया है वो आर्किटेक्चर ही बहुत पुराना है। वो आर्किटेक्चर ये समझिए अस्यूम करता है कि सीपीयू ही दादा है कंप्यूटर में। तो ये बात सही भी है, लेकिन बात है कि सीपीयू पे ही गेम चल रहा है। तो सीपीयू मैक्सड आउट होता है जिस टाइम आप गेम चला रहे हैं कंप्यूटर में, उस टाइम सीपीयू मैक्सड आउट है, यानी वो ऑलमोस्ट अपना 100% दे रहा है। तो अब उसे आप कह रहे हो कि आईओ रिक्वेस्ट हैंडल करो, यानी इनपुट आउटपुट का रिक्वेस्ट हैंडल करो, वो नहीं कर पा रहा है। कि इस लाइक भाई मेरे पे तुम ऑलरेडी लोड दे दियो, मतलब मेरा 100 का कैपेसिटी आप ऑलमोस्ट 95 दे दिए हो, और बैकग्राउंड में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो रखना है। तो जो इनपुट आउटपुट का रिक्वेस्ट है वो स्लो डाउन करने लगता है। वो तो या तो आपका मेन गेम से परफॉर्मेंस खाने लगेगा, या तो मतलब वो स्लो हो जाएगा। तो आउटकम यही होता है कि स्लो हो जाता है। और जिस टाइम ये सब आर्किटेक्चर लिखा गया था विंडोज़ में x86 में, ये सब जब कोर डाला गया था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस टाइम में एसएसडी जैसा चीज़ तो था ही नहीं, और जीपीयू में उतना पावरफुल चीज़ था भी नहीं। लेकिन आज के टाइम में जीपीयू और एसएसडी दोनों का डेवलपमेंट बम बम स्पीड से हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर बहुत हाई मतलब आसानी से अवेलेबल है। मतलब आप सोच लीजिए आज के टाइम में सुपर कंप्यूटर में जीपीयू ज़्यादा रहते हैं कंप्यूटर सीपीयू। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस सब का डेवलपमेंट हो गया, लेकिन हमारा जो आर्किटेक्चर था वो इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो अभी होता क्या है कि अगर आपका जीपीयू कहता है कि मुझे कुछ चाहिए, जैसे मुझे ये एसेट यानी कि टेक्सचर, खासतौर पे टेक्सचर को ये लोड करना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट भेजता है पहले कंप्यूटर के पास, यानी वो जीपीयू के पास जाएगा, जीपीयू भाई दो। जीपीयू उसे मेमोरी से बोलेगा मेमोरी खोज के हमको दो फाइल, मेमोरी भेजेगा फाइल रैम में फाइल कंप्रेस्ड आता है, उससे वो लेके ये सीपीयू लेता है, सीपीयू से डीकंप्रेस करता है, फिर रैम में डालता है, फिर रैम से उसे जीपीयू में डाला जाता है। तो आप समझ रहे डेटा जबरदस्ती का ट्विंग ट्विंग कर रहा है। अभी का जो नया सिस्टम जिस पे बात कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट स्टोरेज का काम किया जा रहा है, कि एनवीएमई एसएसडी इतना फास्ट है कि उसे आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हो, यानी कि मेमोरी सीधे
NVMe को आप कमांड भेजो किसी तरह से PCI लिंक का इस्तेमाल करके कि भैया तुम ये डेटा रैम में डालो, रैम में डेटा जाएगा, रैम से आप सीधे GPU का VRAM में चला जाएगा और GPU का जो मेन चिप है वही उसको डिकम्प्रेस कर लेगा और डिकम्प्रेस करके उसे रैम में ही रखना है, VRAM में रखना है, उसको कोई एक स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा CPU का साइकिल को बाईपास कर दे रहा है और PCI बैंडविड्थ इतना बड़ा होता है कि ये सब करना पॉसिबल है। तो यही करके मतलब ये हमारा समझिए डिज़ाइन लिमिटेशन था कि पहले 1990s का डिज़ाइन पे अभी तक चल रहे थे, अब इसमें और जान नहीं डाल सकते। इसीलिए आप लोग सोचते होंगे ना कि जब आप मतलब समझिए SSD लेते हैं तो आपका गेम थोड़ा सा ही बेटर होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप वहीं बहुत ज़्यादा बड़ा आप ये ले लो तो कि एकदम NVMe ले लिए, PCI 4.0 का ले लिए जो 5 Gbps तक चल रहा है, फिर भी आपका गेम उतने स्लो चलेगा। कारण यही है कि ये पाइपलाइन जो है ये मेसी है कि भैया GPU बोलता है भैया हमको ये टेक्सचर दो, टेक्सचर जनरली टारगा फाइल में होता है। मैं अनकम्प्रेस का बात कर रहा हूँ। जब हम लोग भेजते थे गेम डेवलपर्स को, गेम डेवलपर्स उसे कंप्रेस करके फाइनल पैकेज बनाते हैं जो डिपेंड करता है उनका गेम इंजन क्या है उसके हिसाब से बनाते थे। तो जैसे टारगा फाइल है तो टारगा फाइल का रिक्वेस्ट जाएगा कि भैया CPU में निकालो, CPU को बोलेगा कि भैया NVMe SSD में फाइल दो, फाइल रैम में आएगा, CPU से डिकम्प्रेस करेगा, डिकम्प्रेस करके उसे GPU में डालेगा। ये सारा स्टेप जो है बैक एंड फोर्थ जो कर रहा है ये बहुत स्लो होता है, लेटेंसी ऐड करता है और ओवरहेड है, क्योंकि CPU ऑलमोस्ट आपका 100% पर रहता है जब भी आप गेम चला रहे हो, तो इसके पास ज़्यादा पावर ही नहीं है और इसीलिए आप नया CPU लगा लो या नया वो मतलब NVMe ले लो, वो कर ही नहीं पाएगा कुछ, क्योंकि ये हॉप जो है ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इसका यही साइड इफेक्ट है, सॉफ्टवेयर ओवरहेड बहुत ज़्यादा है और लैग बहुत ज़्यादा होता है, इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मतलब समझिए ऑलमोस्ट एक फिजिकल लिमिट बन गया है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मतलब ढंग का SSD लीजिए सेटा वाला या NVMe ले लीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। कारण यही है, ये सॉफ्टवेयर लेवल पर लिमिट है, हमारा आर्किटेक्चर ही गलत है और गलत भी कहना नहीं सही होगा, इसको समझिए कि आउटडेटेड है। तो कॉन्सोल्स में इसका डेवलपमेंट बहुत जोर शोर से किया जा रहा है। कारण यह है कि कॉन्सोल्स में जब भी आप कोई भी कॉन्सोल लीजिए, PS1 लीजिए, PS2 लीजिए, PS3 लीजिए, कुछ भी लीजिए, जनरली कॉन्सोल्स हमेशा इंफीरियर हार्डवेयर से बनाए जाते हैं। भले आप उसमें पा जाओ कि PS3 है तो उसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, लेकिन उसका VRAM अभी भी कम ही होगा। हमेशा हर बार कॉन्सोल्स में हमेशा ये होता है कि वो कम पावर पे बनाना पड़ता है उनको। तो और उसके बाद दूसरा साइड इफेक्ट कि शुरू में कंप्यूटर उतना मास प्रोड्यूस नहीं था, तो कॉन्सोल ज़्यादा बिकते थे, तो कॉन्सोल मैनेज कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे समझिए अराउंड PS3 के बाद वाले ईरा में आया, PS4 के ईरा में आया, तो बात हो गया कि कॉन्सोल अभी भी बनाने में उतना ही खर्चा आ रहा है जब पहले आता था। पहले भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते थे, अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर लग रहे हैं, तो खर्चा तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन अब इसे आप मार्केट में टिकाओगे कैसे, क्योंकि कंप्यूटर का डेवलपमेंट शुरू में स्टैग्नेंट था, लेकिन अब फटाफट हो रहा है। मतलब एक साल से दूसरे साल के बीच में बहुत बड़ा अंतर आ जा रहा है और इतना स्पीड से ग्रो कर रहा है कि आपने कंसोल रिलीज किया जैसे PlayStation 4 आते उस मतलब PlayStation 5 रिलीज करने से पहले ही वो आउटडेटेड हो जाएगा। और ये आप लोग देखे होंगे PlayStation 4 आया, फिर उसके बाद PlayStation Pro उनको उतारना पड़ गया ताकि जबरदस्ती मतलब कुछ देर के लिए और रोक सको वो कस्टमर्स को, क्योंकि ये लोग छोड़ने लग रहे थे। तो अब बात है कंसोल जितने मैन्युफैक्चरर, चाहे वो सोनी हो चाहे वो एक्सबॉक्स हो, इनको ये प्रॉब्लम है कि इनको किसी तरह ये सब इक्विपमेंट को मार्केट में 6 साल के आसपास टिकाना होता है मिनिमम, और 6 साल में समझिए उनका रिकवरी होता है जो R&D में खर्च किया गया था। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इनके पास सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हार्डवेयर तो एक ही होता है ना। मतलब सोनी का टीम के पास कितने हार्डवेयर है, सोनी का एक हार्डवेयर है, एक्सबॉक्स का कितना हार्डवेयर है, दो मतलब कह लीजिए। तो मतलब घुमा फिर के इनके पास एक ही हार्डवेयर पर इनको सारा काम करना है और इनके पास कंट्रोल होता है कर्नल पे, OS पे, हार्डवेयर पे, हर चीज़ पे इनका कंट्रोल है। तो यहाँ पे कोई भी इंप्लीमेंटेशन करना या नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करना बहुत वाइबल होता है, क्योंकि PlayStation 4 और Xbox One दोनों जनरली अच्छा नहीं था। कंसोल्स के ना तो बिक्री उतनी अच्छे से हुई और मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। Xbox One पे तो केस करने की बात आ रही थी कि भैया आप फुल HD कंसोल बोल रहे हो, और जब लोग एक्चुअली चेक कर रहे थे भैया आप 900p में रेंडर कर रहे हो, उसे स्ट्रेच कर दे रहे हो फुल HD में, फुल HD नहीं कर पा रहे थे। जबकि उस टाइम में अगर आप ये लेते, ग्राफिक्स कार्ड लेते और प्रोसेसर लेते तो उससे ज़्यादा बेटर बना सकते थे। कंसोल किलर उस टाइम एक्चुअली बहुत पॉपुलर था। कारण ये था कि अभी GPU शॉर्टेज है इसलिए कंप्यूटर का दाम पागल हो गया है, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। पहले एक्चुअली मतलब कंसोल लेना आपके लिए एक्चुअली वेस्टफुल होता था, क्योंकि बात सही था कि PC एक्सपेंसिव है, लेकिन PC बहुत सारी चीज़ भी तो कर सकता था। तो ये कंसोल में एक डिमांड आई, भैया कंसोल को ऐसा बनाओ कि वो टिक सके मार्केट में ज़्यादा टाइम तक। ऑब्वियसली आप इसमें 24 GB का VRAM नहीं दे सकते, 50 GB का VRAM नहीं दे सकते, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा कोई इसको। तो उस केसेस में इनको ने एक्सपेरिमेंट सीरियसली ले लिया कि SSD का इस्तेमाल करें। इसीलिए इस जनरेशन में SSD आए, से पहले वाले में दे सकते थे नहीं दिए, क्योंकि इस बार पूरा पाइपलाइन का इस्तेमाल करें। SSD दे रहे हैं तो पूरे ढंग से देते हैं। दोनों में NVMe इस्तेमाल किया जा रहा है, एक में PCI 3.0 है, एक में PCI 4.0 है, और पूरा फुल स्पीड पे ये NVMe लिंक से ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि डेटा ऑफलोडिंग और ऑनलोडिंग बहुत ईजिली किया जा सके। तो वही समझिए, इसीलिए आपको ये PlayStation का आपको ये ग्राफिक्स देखने को मिलेगा कि फ्लैश कंट्रोल से डेटा निकलता है, डायरेक्ट सिस्टम रैम चला जाता है, उसको CPU से बात ही करने की जरूरत नहीं है। GPU को जब जरूरत है तभी उससे बात होगा। तो ये बहुत अच्छा ओवरहेड हटा देता है, तो इससे गेम्स बहुत इफिशिएंटली काम कर सकते हैं अगर गेम डेवलपर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि
कंसोल्स के कारण इस टेक्नोलॉजी का पूरा डेवलपमेंट होगा। कंसोल के लिए ज़रूरी है। बाकी सब में आप पीसी एक तरह से ब्रूट फोर्स करता है, कंसोल होता है बेयर मिनिमम पावर पे मैक्सिमम वर्कलोड निकालने के लिए। तो कंसोल इस टेक्नोलॉजी को पूरा रिफाइन किया है पिछले 2 साल से। अब बात करते हैं इसका डिप्लॉयमेंट कंप्यूटर में अब आ रहा है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये पूरा नया पाइपलाइन है, यानी कि लिए सब चीज़ सॉफ्टवेयर से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके हार्डवेयर तक आपको सब बदलना पड़ेगा, सब नया लेवल का चाहिए। क्योंकि जीपीयू के पास वो ब्लॉक होना चाहिए कि वो इनपुट आउटपुट का रिक्वेस्ट खुद से कर सके और डीकम्प्रेशन कर सके। ये 2 नया इनको चाहिए डेटा पॉइंट। इसीलिए आपको इस तरह का मतलब RTX 3000 सीरीज़ में आपको इस तरह के ग्राफ देखने मिलेंगे कि इसमें जीपीयू में वो प्रोटोकॉल्स हैं कि वो डायरेक्ट एनवीएमई से रिक्वेस्ट मार सके। बिना इसके रिक्वेस्ट नहीं मारेगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसको रिक्वेस्ट कैसे भेजोगे। तो ये हार्डवेयर अलग लेवल का चाहिए। ये आप पुराने हार्डवेयर में ऑन कर सकते हैं लेकिन वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा, घूम फिर के वो फिर से जाना पड़ेगा उसका प्रोसेसर के पास, भाई हम करना क्या चाहते हैं भाई हमें बता दो। तो इसीलिए आपको नया ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, नया प्रोसेसर चाहिए। जनरली प्रोसेसर के लिए बहुत माइनर ट्वीक है तो सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड में चाहिए, क्योंकि अगर बिना इसके ग्राफिक्स कार्ड में किए पुराने हार्डवेयर में करेंगे उतना कोई फर्क नहीं आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नया होना चाहिए, कर्नल होना चाहिए, तभी जाके ये हो पाएगा। इसीलिए अभी आप देखेंगे कि विंडोज़ 10 और 11 में ही ये सपोर्टेड है, आपको पुराने वाले में नहीं मिलेगा ऐसा सपोर्ट। यानी विंडोज़ 7 का आप मान लीजिए कोई सिस्टम चला रहे हैं उसमें आप नहीं कर सकते हैं ये, तो पूरा तीनों लेवल पर सपोर्ट चाहिए। और SSD आपका फास्ट होना चाहिए कि ये जिस लेवल पर रिक्वेस्ट मारेगा उस लेवल पे सेटा SSD नहीं काम कर सकता। तो अगर आपके पास कोई पुराना सेटा SSD है उस पर भी ये काम मत एक्सपेक्ट कीजिए। ये सिस्टम बनाया गया है कि मतलब सांस ले ग्राफिक्स कार्ड की, हमको बड़ा टेक्सचर चाहिए, बड़े बड़े टेक्सचर चाहिए, खूब सारे टेक्सचर चाहिए। तो उसके लिए NVMe 3.0 से ऊपर होना चाहिए, PCI 3.0 से ऊपर ही लीजिए। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि बहुत हॉर्स पावर चाहिए इसको ठीक से करने के लिए। और फिर जो आप गेम इंजन के बारे में बात करो, चाहे वो यूनिटी हो, अनरियल हो, फ्यूल हो, डीजल हो, ये सब गेम इंजन प्रोप्राइटरी होता है। तो वो सब के पास भी ऐसा मतलब जो उस गेम इंजन के डेवलपर्स हैं उनको भी कोड करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ऐसे बात करो, क्योंकि ये वही गेम इंजन का काम होता है फाइल को कैसे मतलब फ्लो कराते हैं। तो वो गेम इंजन में नहीं है तो कोई फायदा नहीं होना है। ऐसा नहीं कि मैजिकली आपका कंप्यूटर डिसाइड करता है, गेम इंजन डिसाइड करता है। मतलब समझिए गेम इंजन खोजता है कि क्या ये हाईवे है, तो कंप्यूटर बोलता है हाँ हमारे पास ये हाईवे, हम लेटेस्ट हार्डवेयर पे बने हैं, हमारे पास ये हाईवे, तुम ये हाईवे को इस्तेमाल कर लो। और फिर गेम जो बना रहे हैं मतलब जो फाइनल टीम होगा, डेवलपर टीम्स होगी, क्या उसे यूज़ करे। क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए प्रोजेक्ट अभी आया मार्केट में, अभी आ रहा है कि इस साल के अंत में अराउंड 2022 के एंड में ये सब जगह लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन क्या ज़रूरी है कि डेवलपर उसे यूज़ करें? नहीं, चांसेस है कि नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी गेम कई साल बैकग्राउंड में चलता है। जैसे मैं ही कोई गेम में काम करता था 2-3 साल बाद दिखता था कि ये गेम मार्केट में आया है। तो उस केसेस में वो लोग रिस्क नहीं लेंगे कि भैया ये टेक्नोलॉजी आया है ना, अभी अभी मत छेड़ो, अभी पूरा इसे यूज़ कर लेते हैं हम लोग, पुराना हार्डवेयर पे काम कर लेते हैं, जब ये लॉन्च कर देंगे नेक्स्ट गेम के लिए स्टार्ट से हम लोग पाइपलाइन वैसा बनाएंगे। क्योंकि बीच में पाइपलाइन छेड़ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। मेरी पुरानी स्टूडियो इसीलिए बैंकरप्ट गई, बार बार वो पाइपलाइन छेड़ रहे थे। तो ये समझना ज़रूरी है कि गेम जो बनाया जा रहा है, जो लोग इसको इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, उसे कोड करना पड़ेगा कि ये गेम ऐसे एसेट्स उसको यूज़ करो, ऐसे उसका एसेट ट्री डिज़ाइन किया जाए, तभी ये अच्छे से हो सकता है। तो अभी ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी है, रियल है, गेम्स में इस्तेमाल हो रहा है, जो कि कंसोल्स में चल रहे हैं। लेकिन क्या ये विंडोज़ में तुरंत आ सकता है? नहीं, आप टेक्निकली मान के चलिए 2024 तक में ही ये ढंग से आना शुरू होगा। अब पहली बार मार्क 1 इम्प्लीमेंटेशन जनरली कचरा ही होता है, लेकिन मार्क 2 मार्क 3 होते होते तक ये पूरा एकदम बम बम एक्सपीरियंस देने लगेगा। अभी तुरंत नहीं देगा, लेकिन 2024 तक बम बम एक्सपीरियंस देगा। और उस टाइम तक सबके पास हार्डवेयर, सब नया हार्डवेयर भी आ जाएगा, तो वो भी दिक्कत नहीं होगा। प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम भी जितने लोग स्विच कर रहे हैं विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में, क्योंकि इसलिए माइक्रोसॉफ्ट खुद बोल रहा है कि विंडोज़ 10 में हम काम करा सकते हैं, लेकिन विंडोज़ 11 ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका पूरा पाइपलाइन जो पूरा सब सिस्टम है, स्टोरेज सब सिस्टम, वो ज़्यादा इफिशियंट है। तो ये समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी बनाने वन बात है, एक बात होता है, लेकिन उसे डिप्लॉय करना तिगड़म वाला बात है। तो डिप्लॉय करने के लिए सारे स्टेप्स होने चाहिए, तभी ये डिप्लॉयमेंट का मतलब होगा। तो बात है क्या, एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैं इसके बारे में बात करूँ, बात यह है कि ये पैराडाइम शिफ्ट है। कारण ये है कि गेमिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट टाइप हो गई। मतलब एक गेम से दूसरे गेम के बीच में ज़्यादा उतना अंतर नहीं आता। मतलब सबसे बड़ा अंतर जो मतलब मैंने पहली बार देखा था कि वाओ इफेक्ट आया था, वो बैटलफील्ड 3 में आया था। फिर बैटलफील्ड 3 के बाद से कभी वैसा मैंने वापस नोटिस नहीं किया कि वाओ गेम एक एकदम बहुत भयानक लगने लगा। कभी नहीं हो रहा, क्योंकि कोई मेन चेंज नहीं हो रहा कि हाँ आपका ग्राफिक्स कार्ड ऐसा थोड़ी है कि मतलब 8 GB था तो 80 GB तक कूद गया, वो 8 GB से 16 GB हुआ, 16 से 24 GB हुआ। आप लोगों से बहुत कम ही लोग के पास 8 GB का भी ग्राफिक्स कार्ड हो। तो ये समझना जरूरी है कि बात सी टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच गई, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन पब्लिक के हाथ में नहीं है उतना। तो गेम डेवलपर्स भी वैसा ही बनाते हैं, उनको गेम बेचना है तो वो हमेशा गेम ऐसा बनाएंगे कि वो लोएस्ट पॉसिबल हार्डवेयर पे चल सके, ना कि हाईएस्ट पॉसिबल पे। हाईएस्ट पॉसिबल पे नहीं किया जाता है, तो लोएस्ट पॉसिबल के कारण गेम में कभी वो फील नहीं आया कि इट्स लाइक कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब अराउंड कहिए 2015 के बाद का गेम अभी भी अच्छा ही दिखता है। कारण वही है कि कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। लाइटिंग इंजन थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, रे ट्रेसिंग भी देख लीजिए कितना स्लॉपी उसका इंप्लीमेंटेशन है, आधा से ज़्यादा गेम में ज़रूरी भी नहीं है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत टाइम से गेम इंडस्ट्री स्टैग्नेशन पे थी, लेकिन ये एक थोड़ा नया टूल देगा। ये टूल जो आप ये देख रहे हैं, यूनिटी बोल रहा हूँ, अनरियल इंजन का डेमो है। इसमें जो नए नए सिस्टम के बारे में ये कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। ये डिप्लॉयमेंट तभी हो सकता है जब हार्डवेयर सपोर्ट कर सके, इस तरह के इक्विपमेंट को सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नया कुछ हार्डवेयर में कुछ चेंजेस हों, जो कि हाँ अब पूरा लिमिट बदल गया है। क्योंकि ये समझिए, पहले वाले सिस्टम में आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रिड्यूस एक्स अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं था, आप उसे NVMe में चलाओ, SSD में चलाओ, हार्ड डिस्क में चलाओ, घूम फिर के वो धीमा ही चलता था। लेकिन अब वो समस्या नहीं रही। अब अगर आपके पास फास्ट SSD है तो गेम इंजन बोलेगा हम इसको पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और खासतौर पे इन्वायरमेंट के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं इन्वायरमेंट आर्टिस्ट रह चुका हूँ, तो जनरली हमारे ही टेक्सचर्स सबसे पहले काटे जाते हैं। मेन हीरो को कभी हाथ नहीं लगाया जाता, हीरो टेक्सचर्स को। लेकिन जितना इन्वायरमेंट है, सीधे अगर मतलब फाइल साइज एक्सटेंड हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो सीधे एक पूरा स्क्रिप्ट लगा के ये कर देते थे। 512 पिक्सल पर मीटर था, उसको 256 कर दिया जाता था। अब मतलब अब ये एक दो स्टेप ऊपर हो गया है, लेकिन आप वही समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट आर्टिस्ट को ही बैंड बजाया जाता है। तो अब वो सब नहीं होगा कि टेक्सचर सीधे NVMe से आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा। और किस तरह के इन्वायरमेंट बनाए, जैसे बहुत बड़ा गेम इन्वायरमेंट बना, मतलब समझिए GTA जो है आपको रिपीट नहीं लगेगा। कि GTA अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, भले वो लोग पूरा कोशिश किए शहर को रिक्रिएट करने का, लेकिन आप थोड़ा सा नोटिस करें, अरे यही फेंस तो उधर था, अरे वही फेंस तो इधर था। और टेक्सचर, खासतौर पर टेक्सचर, यानी कि आप जब भी पैराशूट से नीचे आए देखो, रोड आपको हमेशा एक ही टेक्सचर जैसा दिखेगा, कि एक छोटा सा टाइल है, जो टाइल हो रहा है, टेक्सचर डाल ही नहीं सकते थे। अब जब बड़े बड़े टेक्सचर डाल पाएंगे, जब बड़ा बड़ा पाइपलाइन से कॉपी पेस्ट किया जा सकेगा, तब अच्छा अच्छा चीज़ किया जा सकता है। तो बहुत नया चीज़ पॉसिबल है, लार्ज स्केल ओपन वर्ल्ड बनाया जा सकता है। और वो सिर्फ एक आउटकम है, ये एक औजार है, गेम डेवलपर के पास पहुंचेगा। वो गेम डेवलपर क्या बनाता है, वो गेम डेवलपर पे, गेम डेवलपर कुछ भी कर सकता है इससे। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, मतलब ये एक औजार जो है, ये आ जा रहा है, ये बात एकदम सही है। लेकिन इसका असर आने वाले 4-5 साल में हम लोग को दिखने लगा, कि नए तरह के गेम आ रहे, कि नए तरह का फीलिंग आने लगेगा मार्केट में, कि हाँ अब PC गेमिंग में कुछ नया हुआ। और जो लोग इस गेम से पुराने गेम में जाएंगे, बोलेंगे थोड़ा डिफरेंट फील होता है, आउटडेटेड फीलिंग होता है। अभी आप मतलब अराउंड 2020 का गेम खेलिए या 2021 का खेलिए, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सब डिप्लॉयमेंट आने लगे ढंग से, फ़र्क पता चलेगा कि नहीं यार, ये तो मतलब डायरेक्ट स्टोरेज का गेम है या बिना डायरेक्ट स्टोरेज का गेम है, बहुत बड़ा अंतर पता चलने लगेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डायरेक्ट स्टोरेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो का जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।